जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट 14 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पॉलिटी से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो कि 17th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी से रिलेटेड पार्ट 1 को देख लिया था, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और ये जो है हमारा सब्जेक्ट वाइज KGS IAS का लास्ट वीडियो है। टेस्ट नंबर 15 से हम लोग फुल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, यानी कल से हम लोग फुल टेस्ट जो KGS IAS के द्वारा निकाला गया उसको हम लोग एक एक कर कर देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखना है कि 15वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1963 में हुआ था उसमें क्या किया गया था, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है उसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि ये किस आर्टिकल में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त, तो याद रखना है यह है 217(1), यानी अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की चर्चा की गई है। और बढ़ाकर कब कर दिया गया था, तो 15वां संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ था 1963 में। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किस आर्टिकल में है ये, तो यह है 217 में। फिर है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। राइट पूछा जा रहा था, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी लोक अदालतों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही उत्तर का चयन आपको करना है। आइए देखते हैं। तो इसका अधिकार क्षेत्र ऐसे मामलों पर नहीं होता जो किसी भी कानून के अंतर्गत गैर समनीय अपराधों से संबंधित हो, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अस्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। यह एक या एक से अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है, तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके निर्णयों को पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाने के लिए अनुच्छेद 233(a) जोड़ा गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या कहा गया था कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके निर्णयों की पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाना इसमें किया गया था, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था अनुच्छेद 333(a). ठीक है, तो अनुच्छेद 333(a) को जोड़कर कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बताया गया था, और साथ ही साथ उनके निर्णयों को पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाने की बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा के नाम से हम लोग जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या करना है आपको, सही कथन चुनना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया था, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है और जिला एवं तालुका स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन करता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। नालसा जो है सीधे तौर पर निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है और न ही जिला और तालुका स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन करता है। ये कार्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड है कि यह राज्य
विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश और योजनाएं तैयार करता है ताकि वे उन्हें लागू कर सके। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें परफेक्ट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है यह सवाल, कई बार ये सवाल आ चुका है, तो याद रखना है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में क्या करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है संसद राज सूची के किसी विषय पर क्या कर सकता है दोस्तों? कानून बना सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। पहला है कि इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो कि कब लाया गया था? 1935 के तहत किया गया था। इसमें भारत के न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इनकी सेवानिवृत्त होने की आयु कितना है? तो याद रखना है 65 वर्ष है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल संख्या कितना होता है? तो ये 34 होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका के विधायिका कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि संसद ऐसे कानून बना सकती है जो विश्व के किसी भी भाग में रह रहे भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू हो, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो उस राज्य की सीमाओं से बाहर प्रभावी हो, तो यह स्टेटमेंट गलत है। राज्य विधानमंडल राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बना सकता है और यदि राज्य और विधेयक के उद्देश्य के बीच पर्याप्त संबंध हो तो ऐसे कानून राज्य के बाहर भी लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संसद द्वारा निर्मित किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने के लिए विनियमन बना सकते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर पूछा जा रहा था, तो 1 और 3 जो होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। तो राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जो अयोग्यताएं निर्धारित हैं वे पंचायत सदस्य बनने पर भी लागू होती है, यह स्टेटमेंट सही है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है लेकिन 25 वर्ष से कम है तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष। अनुच्छेद 243F याद रखना है, आर्टिकल जो है 243 एफ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। गलत पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर निर्मित राज्य के कानून को किन परिस्थितियों में उसी विषय पर निर्मित केंद्र के कानून पर प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा कि जब राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका हो, तब क्या होता है उस समय उस विषय पर केंद्र के कानून पर राज्य के कानून को क्या किया जाता है? प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कि भारत में रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला कि उच्चतम न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, गलत है। उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उच्चतम न्यायालय से क्या है दोस्तों? ज्यादा है इसमें। दूसरा है कि उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार यानी विशेष नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के साथ साथ समान रूप से लागू होता है, ये बोला जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देने वाला यह प्रस्ताव अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रहता है, लेकिन इसे कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। यह प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष के लिए जो रहता है दोस्तों प्रभावी रहता है, याद रखना है 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। राइट, गलत पूछा जा रहा था, तो 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है समितियों और उनके द्वारा अनुशंसित पंचायती राज स्तरीय प्रणाली के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, और ये इसको VBI आप लगा लीजिए। बलवंत राय मेहता ने कौन सा बताया था? तो इन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को बताया था, बिल्कुल यह सही है।
अशोक मेहता की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बताया था, यानी इसका क्या हो जाएगा, सुमेलित पूछा जा रहा है ना कि कौन सा सुमेलित है, तो अशोक मेहता ने पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली को बताया था। फिर है कि GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति ने प्रशासनिक मशीनरी का पंचायती राज के साथ एकीकरण को बताया था, यानी इसका ये हो जाएगा। और LM सिंघवी समिति ने क्या बताया था, तो LM सिंघवी समिति ने बताया था क्या, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था, मतलब सिफारिश की थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की। तो कौन सा युग्म सुमेलित है, तो यहाँ पर केवल 1 और 4 ही सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 14 नंबर, राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर संसद द्वारा राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है हमारा कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य विधानसभाएं बाद में भी उसमें संशोधन कर सकती है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिकाएं राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। संबंधित राज्य विधायिका उस कानून के प्रभावी रहने तक उस विषय पर अपना विधायी अधिकार छोड़ देती है। दोस्तों नेक्स्ट कि कोई ऐसा राज्य जिसने प्रारंभ में प्रस्ताव पारित नहीं किया था वह बाद में स्वयं प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अपना सकता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि कब आया था 1972 में, इस प्रावधान के तहत निर्मित कानून एक उदाहरण है, क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही पूछा जा रहा था हमसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। आइए एक एक कर हम देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालांकि इसमें से कुछ प्रावधान किए गए हैं कि एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर क्या कर सकता है दोस्तों, कार्य कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। सही पूछा जा रहा था, तो ना तो 1 ना तो 2। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी कार्यों के प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया। पहला कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्यों को किसी राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, लेकिन केवल उस राज्य की सहमति से, तो यह स्टेटमेंट सही है। संसद संबंधित राज्य की सहमति के बिना भी संघ सूची के मामलों में राज्य सरकार पर दायित्व लागू कर सकती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से राज्य सूची के मामलों में संघ पर दायित्व लागू कर सकता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इस प्रावधान के तहत क्या कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत बनाए गए जो कानून के उदाहरणों में शामिल है कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका डिटेल आप पीडीएफ में देख लेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सही रूप से दर्शाता है, तो कौन सा सही रूप से इसमें दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान केंद्र सरकार की स्थिति को राज्य सरकार की तुलना में मजबूत नहीं बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है सवाल। पहला है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर किसी भी समय कानून बना सकती है, यह स्टेटमेंट गलत है। संसद किसी भी समय राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती, वह ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 50 का उपयोग करके, राज्यसभा के प्रस्ताव के माध्यम से जो कि अनुच्छेद 249 में है राज्यों की सहमति से, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन के लिए जो कि किसमें 253 में। केंद्र सरकार अपने विवेक से किसी राज्य विधानसभा को भंग कर सकती है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से किसी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों को राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 360 में। सही पूछा जा रहा था, तो केवल सही उत्तर का क्या करना है आपको, अच्छा, तुलना में मजबूत नहीं बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया है? निम्नलिखित में से किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया है, ये पूछा जा रहा है। तो द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने वाला कौन है? तो यह है सिक्किम है, मणिपुर है और गोवा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक बार मैं इसे फिर से देख लेता हूँ। चलिए, तो ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य सहयोग के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद। जो केंद्र राज्य सहयोग के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, अंतर्राज्यीय परिषद। कल भी मैंने बताया था किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 263। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जब राजस्थान के नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था नागौर में? तो 1959 में। निम्नलिखित संविधान के अंतर्गत कराधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा 22 का कि समवर्ती सूची में कोई भी कर संबंधी प्रविष्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट कराधान शक्ति संसद और राज्य विधान मंडलों दोनों के पास होती है, तो यह गलत है। अवशिष्ट जो शक्तियां होती है वो संसद के पास होती है, ना कि राज्य विधान मंडलों के पास। 101वां संविधान संशोधन समवर्ती कराधान शक्तियों की अनुपस्थिति के अपवाद के रूप में सामने आया है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। राइट आंसर पूछा जा रहा था, 20 का बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं। भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यह जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा जारी शाही चार्टर के तहत स्थापित किया गया था, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष हॉब हाउस थे, तो यह बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय नदी प्राधिकरण द्वारा उत्पादित बिजली या जल पर कर लगाने वाले राज्य कानून को प्रभावित करने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की इसमें आवश्यकता होती है सहमति की। किसकी सरकार के दौरान सितंबर 1991 में लोकसभा में संशोधित नगर पालिका विधेयक प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ अनुच्छेद और प्रावधान। तो अनुच्छेद 268, तो अनुच्छेद 268 का जो संबंध है केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित शुल्क के लिए प्रावधान करता है। तो कहाँ पर गया ये? चलिए, तो इसका ये हो गया हमारा 269 क्या है? राज्यों को सौंपे गए अंतर्राज्यीय बिक्री या माल पर करों से संबंधित है जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं। तो ये हो गया 1 का। 269 एक क्या है? 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत अंतर्राज्यीय व्यापार, तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है 3, और इसका हो गया 4। तो 2 1 3 4 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 2 1 3 4 किसमें? ऑप्शन सी में। 26 का सी हो गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो नगर पालिकाओं को जो है सबसे पहला तो एक भाग 9 ए जोड़ा गया है इसमें। और कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल है? तो 243 पी से 243 जेड जी तक इसमें आर्टिकल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को वैधानिक अनुदान किस आधार पर प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखना है, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व का स्रोत नहीं है? अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो पंचायती राज संस्था, यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों डी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर भी इंग्लिश में अगर देखता हूँ मैं, अगर इंग्लिश में इसका होगा तो मैं करा देता हूँ। कट गया है यहाँ पर। हाँ,
तो याद रखना है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मेजर मिनरल्स ऑन्ड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा। ये जो है क्या है, तो ये जो है पंचायती जो नगर पालिका का यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो हमारा 30 नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया कि ग्राम सभा के स्वामित्व वाले प्रमुख खनिजों की बिक्री से प्राप्त आय, यहाँ पे दिया भी गया, ये डी है हमारा, ये नहीं होता है इसमें। 30 नंबर है कि 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला है हमारा कि इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, बिल्कुल सही है। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्या है हमारा कि इसने अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी, यह स्टेटमेंट सही है। केंद्र सरकार ने आयोग द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर दी गई अधिकांश सिफारिशों को लागू किया था, यह स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 से 1970 तक है, इसका कार्यकाल के अध्यक्ष कौन थे जिसने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। राइट आंसर की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग मुख्य रूप से भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं थी। तो कौन सा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति नहीं था इसमें, तो यह था वेंकट चलैया आयोग। जबकि सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पूछी आयोग, इनका जो ये जो समितियां थी ये केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई थी। बात करें वेंकट चलैया आयोग जो कि 2000 में गठित इसको किया गया था, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लोकपाल सर्च कमेटी के सदस्यों में से कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होनी चाहिए, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 50% यानी 50%। भारतीय संविधान के तहत ऋण लेने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या करना है आपको, सही कथन की पहचान करना है। केंद्र सरकार भारत के भीतर और विदेशों से ऋण ले सकती है लेकिन केवल संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार संबंधित राज्य विधानमंडल की मंजूरी से भारत के भीतर और विदेश से ऋण ले सकती है, गलत है। अनुच्छेद 293 के तहत ये जो बोला गया है, सबसे पहले जान लेते हैं किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल बोला गया 292 में, ठीक है। और यहाँ बात करें 293 में, आर्टिकल नंबर 293, तो क्या कहता है कि राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर भारत के भीतर उधार ले सकती है। हालांकि संविधान राज्यों को विदेश से उधार लेने की शक्ति नहीं देता है। तीसरा हमारा है इसमें कि यदि किसी राज्य पर पहले से केंद्र सरकार का ऋण बकाया है तो वह केंद्र की अनुमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किस में कहा गया है, तो यह कहा गया है 293 3 आर्टिकल में, ठीक है, याद रखेंगे। फिर कि केंद्र द्वारा किसी राज्य को दिया गया कोई भी ऋण भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किस में कहा गया है, तो यह कहा गया 293 1 में। सही कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस में, ऑप्शन ए में। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक मानदंड नहीं है, इसको VVI कर लीजिए। तो किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यह बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक है। लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतना और निर्वाचित सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हो, यह भी है इसमें शामिल। 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करना और साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीतना, यह भी इसमें शामिल है। कौन सा नहीं है, तो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में से कम 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 8% प्राप्त करना, यह गलत है। याद रखना है कि यह स्टेटमेंट हमारा क्या है दोस्तों, गलत दिया गया। तो
तो ये स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 8% प्राप्त करना, यह नहीं है बल्कि 2%। यहाँ पर क्या दिया गया है पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ। लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% नहीं बल्कि 6% प्राप्त करना है। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों को उनके गठन के कालानुक्रम यानी सबसे पहले से बाद तक में व्यवस्थित कीजिए। आइए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका जो गठन किया गया था 1969 में किया गया था। रावी और सॉरी कृष्णा वाला है ना ये, मैंने तो इसका गठन किया गया था 1969 में। अगर बात करें महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो इसका गठन किया गया था 2018 में। वंशधारा की बात करें जल विवाद न्यायाधिकरण, तो इसका गठन किया गया था 2010 में। और रावी और व्यास न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 1986 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद 3 एंड देन क्या आएगा 1। 2 4 2 4 3 1 किसमें, तो ऑप्शन डी में। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन के बीच का अंतर सबसे अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। यह भी वीवीआई कर लीजिए। तो एक तरफ है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में अंतर है कि न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीश न्यायिक पुनरावलोकन में शामिल संवैधानिक व्याख्या से आगे जाकर नीति को आकार देता है। यह है दोनों के बीच स्पष्ट अंतर, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन में। नेक्स्ट है कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। नदी बोर्ड का मुख्य कार्य संबंधित सरकारों को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास पर परामर्श देना होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। नदी बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, तथा संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा नहीं। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, यह भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है। पूछी आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया गया है और सही कथन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला है हमारा कि पूछी आयोग की स्थापना 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। पूछी आयोग की स्थापना 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए की गई थी। इसने सिफारिश की कि अंतर्राज्यीय परिषद को समवर्ती सूची के मामलों के प्रबंधन में लेखा परीक्षा की भूमिका जारी रखनी चाहिए, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका को बरकरार रखा जाना चाहिए, यह स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है हमारा कि इस आयोग ने अनुच्छेद 356 में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि इसके दुरुपयोग को सीमित करने के लिए एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले से दिशा निर्देशों को शामिल किया जा सके। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में पहली बार न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़ा था। तो यह गढ़ा था किसके द्वारा था, आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के द्वारा न्यायिक सक्रियता जो है शब्द गढ़ा गया था, राइट आंसर हो जाएगा 41 का भी। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है, यह स्टेटमेंट सही है। संविधान नियुक्ति के पश्चात निर्वाचन आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में किसी अलाभकारी परिवर्तन पर रोक लगाता है, बिल्कुल सही है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या गलत है, तो संविधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों की निष्पक्षता
और योग्यता सुनिश्चित करने हेतु उनकी पात्रता और कार्यकाल का निर्धारण करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 द्वारा शासित है, जो कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले निर्धारित करता है, लेकिन संविधान स्वयं योग्यता और कार्यकाल के बारे में क्या है दोस्तों, मौन है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्यवाही नहीं कर सकता है, बिल्कुल यह सही है। बिहार में लोकायुक्त का पद 1974 में स्थापित किया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल है? अच्छा सवाल है। तो इसमें कौन सा शामिल होता है अंतर्राज्यीय परिषद के रूप में? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। और कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, सभी राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री सॉरी 6 मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता अनिवार्य नहीं है? किस राज्य में पूछा जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में। किस अनुच्छेद में पूर्ण विश्वास और मान्यता खंड शामिल है, जो भारत के पूरे क्षेत्र में केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक रीतियों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता देने का आदेश देता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 261। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो एक तदर्थ न्यायाधीशों को अन्य कर्तव्यों की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने को प्राथमिकता देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत या विधिक कार्य नहीं कर सकता, यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा जा रहा था, तो ना तो 1 ना तो 2। भारतीय संविधान के तहत व्यापार, वाणिज्य और क्या है गमनागमन से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपसे ये पूछा गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? आइए राइट आंसर की बात करें तो राज्य विधानमंडल अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर कर लगा सकता है, भले ही राज्य में निर्मित ऐसी वस्तुएं ऐसे करों से क्या हो, मुक्त हो। यह स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम का महत्व नहीं है? अच्छा सवाल है। तो इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर अनुच्छेद 40 को प्रभावी किया, बिल्कुल सही है। इसने संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसने उच्च स्तरों पर सत्ता को केंद्रीकृत करके सहभागी लोकतंत्र की प्रतिनिधि लोकतंत्र में बदल दिया, तो यह स्टेटमेंट हमारा जो है क्या दिया गया है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी थी बल्कि विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था इसको लागू करके। और इसके अधिनियम के बाद पंचायतों का गठन अब केवल राज्य सरकार के विवेक पर नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। मैं जल्दी पढ़ दे रहा हूँ कि यह अपने विवेक से प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। मुख्य चुनाव अपने विवेक से प्रत्येक राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं करता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1950 में आया था कि धारा 13(1) के तहत राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की जो नियुक्ति है राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से वरिष्ठ अधिकारियों में से की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? तो यह टिप्पणी किया गया था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यह है अनुच्छेद 316 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है? राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और
क्या कह रहा है ये? सही कथन की पहचान करना। तो संविधान में यह प्रावधान है कि यूपीएससी के कम से कम आधे सदस्यों ने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद संभाला हो। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को दुर्व्यवहार के लिए तभी पद से हटा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय जांच के माध्यम से आरोप की पुष्टि कर देता है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है कि यूपीएससी सदस्य के दुर्व्यवहार की जांच के दौरान राष्ट्रपति उस सदस्य को तब तक निलंबित नहीं कर सकता जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अंतिम राय न देते। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी डिटेल आप देख लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, यह था मरवाड़ी बनाम मेडिसन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं थी? कौन सा शामिल नहीं था, यह सवाल पूछा गया। पहला है कि कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को हस्तांतरित की जानी चाहिए ताकि उनकी राजकोषीय सहायता बढ़े। तो यह स्टेटमेंट गलत है। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास बनी रहनी चाहिए, राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, यह सिफारिश किया गया था। राज्यपालों को मंत्री परिषद को बर्खास्त करने की शक्ति होनी चाहिए भले ही उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो यह स्टेटमेंट गलत है, नहीं था ऐसा। अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल दुर्लभ और असाधारण स्थितियों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा होगा, तो 2 और जो 4 होगा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके पास नौवहन और न्यायालय की अवमानना के मामले पर मूल अधिकार क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। इसके पास संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों की संवैधानिक वैधता तय करने की शक्ति होती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूपीएससी से परामर्श से जुड़े मामलों को यदि नियमों के तहत बाहर किया जाता है तो ऐसे नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष कम से कम कितने दिनों तक रखा जाना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने दिनों तक रखा जाना अनिवार्य है, तो यह हो जाएगा 14 दिन तक। कौन सा अनुच्छेद संघीय मुद्दों में न्यायिक समीक्षा के लिए केंद्र राज्य या अंतर्राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूछी आयोग ने निर्णय लेने की शक्तियों के साथ एक अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 307 के तहत। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो वह सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय दोनों अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। जिला न्यायाधीश के बारे में यह स्टेटमेंट सही है। उसे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित कोई भी सजा देने का अधिकार है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ है सदस्य राज्य और दूसरा तरफ है क्षेत्रीय परिषद। और राजस्थान, तो यह किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो यह जो आता है उत्तर क्षेत्रीय परिषद में। उत्तराखंड जो है कहाँ पर आता है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। उड़ीसा की अब बात करें तो यह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है और तेलंगाना जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 1 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 और डी का 3। 1 4 2 3 1 4 2 3 किसमें? तो यह ऑप्शन डी में। दल बदल विरोधी कानून का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सही उत्तर का चयन करना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो यह पहली बार राजनीतिक दलों को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। दल बदल विरोधी अधिनियम बिल्कुल सही है। यह विलय के माध्यम से विधायिका में लोकतांत्रिक पार्टी पुनर्गठन को सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले गैर विकासात्मक लागतों में कटौती करता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान आपको करना है। पहला है हमारा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखना है आर्टिकल 324(2) के तहत। असहमति की स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अन्य चुनाव आयुक्तों पर अभिभावी शक्तियां होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। चुनाव आयोग 1993 में 3 सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा था, क्या यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग जो है 1993 में 3 सदस्यीय निकाय के रूप में क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था।
चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो, जो भी पहले होता है, यह स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। राइट आंसर की बात करें तो 1 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर है। लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये सवाल पूछा गया है। कौन सा मामला बाहर है? तो याद रखना, तलाक से संबंधित मामला। भूमि अधिग्रहण मामला इसके अंतर्गत आता, बैंक वसूली मामला इसके अंतर्गत आता। तलाक से संबंधित मामला जो है लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। नेक्स्ट है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों तक पद पर रहना अनिवार्य है, यह स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार यथासंभव राज्य लोक सेवा आयोग सहित प्रत्येक लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक, कितना, 10 वर्षों तक। फिर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक जो भी पहले पद पर बने रहते, यह भी स्टेटमेंट गलत है। याद रखना है 6 वर्ष या 62 वर्ष। दोनों स्टेटमेंट गलत है, ना तो एक ना तो दो। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यह राज्य सरकार को 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने का आदेश देता है, बिल्कुल सही है। यह पति पत्नी में से किसी एक या दोनों की संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो जिन मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होता है, उनमें सरकार द्वारा परामर्श न लेने पर भी उसका जो उसका निर्णय अमान्य नहीं होता, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाना चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में नियुक्त तारकुंडे समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह चुनावी सुधार से संबंधित था, तारकुंडे समिति। 1951 में गठित भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील के लिए 20,000 रुपए की मौद्रिक सीमा को हटा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 30वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि कब आया था? 1972 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट यह सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा 72 का, यह है अनुच्छेद 279A के तहत। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 260 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका जो गठन है भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसे मूल रूप से स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के रूप में जाना जाता है, यह स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो पहला है कि अनुच्छेद 216A के तहत संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। यह किस आर्टिकल में है? तो यह है 315(2) के तहत यह कहा गया। फिर क्या है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भागीदारी राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल
सही दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। तो संसद दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित करती करती है, यह स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। संविधान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय निर्धारित किया गया है, लेकिन साथ ही भारत के प्रधान न्यायाधीश को यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय की पीठ किसी अन्य स्थान या स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा की जा रही जो मेहनत है 71 बीपीएससी को लेकर, वो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। सभी को मालूम होगा कि वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 280, और इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यह करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह माना गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा की जा सकती है यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। यह कहा गया था IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में। कब का ये मामला है, 2007 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी लंबा स्टेटमेंट, आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। पहला है कि यदि यह जनहित में हो तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसकी शक्तियों, संगठन एवं कार्यप्रणाली को निर्धारित कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही दिया गया है। किस आर्टिकल में, अंतर्राज्यीय परिषद, बार बार मैं बता रहा, 263। अंतर्राज्यीय परिषद का अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना बाध्यकारी होता है, जबकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। यह स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच और सलाह देने का परिषद का कार्य सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विपरीत जो बाध्यकारी निर्णय देता है, यानी पलटकर यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित परिषदों में से क्या है, दोस्तों, एक है, बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद केवल कानूनी विवादों पर विचार करती है, जबकि गैर कानूनी विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राज्य परिषद राज्यों के बीच कानूनी और गैर कानूनी दोनों विवादों से निपट सकती है, लेकिन इसकी भूमिका सलाहकार की होती है, कानूनी विवादों तक सीमित नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल परफेक्ट है, ए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम उच्च न्यायालय को केंद्रीय कानून की संवैधानिकता वैधता की समीक्षा करने की शक्ति पुनः प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन करता है, तो यह करता है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया था, 1977 में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार के वार्षिक बजटीय व्यय की सिफारिश करना यह वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी डिटेल पीडीएफ में आप देख लेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। PIL की जो शुरुआत है कहाँ से हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य हाशिए पर स्थित समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, जिनकी पहले न्यायिक प्रणाली तक पहुंच नहीं थी। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती ने PIL की अवधारणा को विकसित करने और उसके दायरे को विस्तृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कब, 1980। पारंपरिक मामलों के विपरीत PIL में विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय नहीं किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद के कामकाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
पहला है हमारा कि जीएसटी परिषद की बैठक के आयोजन के लिए कोरम के रूप में कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। बिल्कुल यह सही है। किस अनुच्छेद के तहत? तो टू, एक मिनट दोस्तों, तो ये किस अनुच्छेद के तहत? 279A के तहत। फिर है कि जीएसटी परिषद कोई भी निर्णय तभी ले सकती है जब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 भारित मत से वह पारित हो। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर के परिषद में केंद्र सरकार के मत का भार 1/3 होता है, जबकि सभी राज्य सरकार के सम्मिलित मतों का भार 2/3 होता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। तो यदि कोई सदस्य दल के विलय के कारण दल छोड़ता है तो उसे तब अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जब पार्टी के 2/3 सदस्य उस विलय का समर्थन करें। यह स्टेटमेंट तो सही है। यदि पीठासीन अधिकारी अपने पद पर रहते हुए स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है और अपने पद त्यागने के बाद दोबारा सदस्य बनता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता। यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा जा रहा था, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी? तो पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह जो अधिनियम था यह था उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, जो कि कब आया था? 1971 में आया था। और इसमें 8 राज्य शामिल है। कौन कौन सा? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323A। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला है हमारा कि अनुशासनात्मक मामलों में आयोग की सलाह पर तब तक बाध्यकारी नहीं होता जब तक कि दोनों सदन उसे अस्वीकार न कर दें। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। अनुशासनात्मक मामलों पर यूपीएससी की सलाह, जैसे कि सिविल सेवकों से संबंधित मामले जो है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, याद रखना है। सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। आगे भी मैं पढ़ दे रहा हूं। अनुच्छेद 320C के तहत भारत सरकार या राज्य के तहत सिविल क्षमता में सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रभावी करने वाले अनुशासनात्मक मामले पर यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार यूपीएससी की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और संसद के दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृति की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उन मामलों में जहां यूपीएससी से परामर्श आवश्यक है, यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो भी उनका निर्णय अमान्य नहीं होता। यह स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को किसी विधिक निकाय या सार्वजनिक संस्था तक बढ़ाया जा सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। अनुच्छेद 321 के तहत यूपीएससी के कार्यों को अतिरिक्त सेवाओं तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें वैधानिक निकाय, स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक संस्थान शामिल है, लेकिन इसके लिए संसद के अधिनियम की आवश्यकता होती है, न कि केवल कार्यकारी आदेश की। सही पूछा जा रहा था, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा नहीं किया गया था? यह हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन नहीं किया गया था, जबकि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इसका गठन जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत किया गया था। याद रखना है आपको। और तीनों का गठन कब हुआ था? इस अधिनियम के 1862 में। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है आर्टिकल 338। नेक्स्ट है 89 नंबर सवाल हमारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवादों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशेष मूल अधिकारिता होती है? यह पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र और
एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद, बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के विवाद, बिल्कुल सही है। एक पक्ष में केंद्र या एक या अधिक राज्यों और दूसरे पक्ष में एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद, ये आता है सर्वोच्च न्यायालय के विशेष मूल अधिकार क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक निगमों और सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैग से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो कैग जो है कुछ विशेष विशेष सार्वजनिक नियमों जैसे दामोदर घाटी निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का सीधे लेखा परीक्षण करता है, बिल्कुल सही है। निजी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। लेखा बोर्ड जिसे 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, कैग को विशेषीकृत उपक्रमों के लेखा परीक्षण में सहयोग देता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि किस संशोधन अधिनियम ने अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 243 एम के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में छूट दी थी? राइट आंसर हो जाएगा 91 का 83वां संशोधन अधिनियम, जो कि कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 2000 में। कब? किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस आर्टिकल के तहत है ये महाधिवक्ता? तो ये याद रखना है अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं या प्रभावी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले निम्नलिखित में से किससे परामर्श किया जाना अनिवार्य है? तो याद रखना है ग्राम सभा से परामर्श किया जाना अनिवार्य है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके की गई थी, बिल्कुल ये सही है। नीति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत हो गया। यह एक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक वैधानिक निकाय है। कैसा है? वैधानिक। यह एक वैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है, और ये अनुच्छेद 263 के तहत नहीं बनाया गया था, ये भी याद रखना। नीति आयोग योजना आयोग के टॉप डाउन मॉडल के स्थान पर सहयोगात्मक संघीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। पेशा अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे सवाल पूछा गया। पहला है कि पारंपरिक रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक संरचना विकसित करना, ये पेशा का काम है, बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना, यह पेशा का काम नहीं है। पेशा अधिनियम ग्राम सभा को सभी स्थानीय गतिविधियों के लिए केंद्रीय संस्था बनाकर ग्राम स्तर पर भागीदारी लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का विशेष विंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है, यह सवाल पूछा गया। तो ऑडिट विंग नहीं है, रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, टीम इंडिया विंग भी है, ऑडिट विंग इसका नहीं है। 97 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड रिपन ने 1882 के प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधानमंडल ने 1924 में छावनी अधिनियम पारित किया था, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पहचानना है, कौन सा सही है। पहला है हमारा कि यह नीति आयोग का संबंध कार्यालय है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पहले इसे अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान के रूप में संस्थान के नाम से जाना जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। राज्य विधानमंडल ऐसी समितियों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है, बिल्कुल सही है। समिति की संरचना में जिले की ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात प्रतिबिंबित होनी चाहिए, यह भी स्टेटमेंट जिला योजना समिति के बारे में सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकरण बताया तथा भारतीय शासन ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया, बिल्कुल सही है।
कैग की स्थापना का संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वित्त के पर्यवेक्षक के रूप में कैग की भूमिका केवल केंद्र सरकार तक सीमित है, न कि राज्य सरकार तक। राज्य सरकार तक भी इसका जो है भूमिका सीमित है दोस्तों, मतलब याद रखना है, केंद्र सरकार तक केवल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ अनुच्छेद है, अनुच्छेद दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान। तो 125 में क्या है? तो 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, ये हो जाएगा। 129 में क्या है? तो अभिलेख न्यायालय से संबंधित है 129, और ये सभी की सभी क्या है? वीवीआई आर्टिकल हैं, याद रखेंगे। 137 में क्या है? तो 137 में है निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। 139 एक में कुछ मामलों का हस्तांतरण। 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 किसमें? ऑप्शन डी में। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। पहला हमारा है क्या? पहला हमारा है कि डीएमईओ नीति आयोग का एक संबंध कार्यालय है जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय को मिलाकर किया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। डीएमईओ के महानिदेशक का पद भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होता है, क्या? यह स्टेटमेंट गलत है। महानिदेशक जो डीएमओ का प्रमुख होता है, अतिरिक्त सचिव के समकक्ष रैंक रखता है, जो भारत सरकार के भीतर कार्यालय के उच्च स्तरीय अधिकार और स्वायत्तता को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 103 नंबर सवाल है हमारा, नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। परिषद का अध्यक्ष जो होता है महापौर होता है, बिल्कुल सही है। परिषद नगर की विचार विमर्श करने वाली विधायी शाखा है, यह भी स्टेटमेंट जो है 103 का बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा कि महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। महान न्यायवादी को संसदीय कार्यवाही और उन समितियों में वोट देने का अधिकार है जिनके वह सदस्य हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार इनके पास नहीं होता है। महान्यायवादी को भारत सरकार के विरुद्ध सलाह देने या कोई टिप्पणी करने पर प्रतिबंध है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। भारत में कितने प्रकार की मान्यता प्राप्त शहरी स्थानीय सरकारें हैं? तो याद रखना है 8 प्रकार की। 105 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा 105 का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए अंतः स्थापित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया था? तो जनजाति आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 89वां संशोधन अधिनियम जो कि कब आया था? तो यह आया था 2003 में। उसी के तहत क्या किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था अनुच्छेद 338 है। जिला योजना हेतु मैनुअल तैयार करने के उद्देश्य से 2008 में नियुक्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती राजवंत संधू थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन करना है। आइए एक एक कर देखते हैं। पहला है हमारा कि इसमें सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां होती है, जैसे लोगों को समन भेजना और शपथ के तहत उनसे पूछताछ करना, बिल्कुल सही है। यह एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सुरक्षा उपायों की जांच करता है और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यह गलत है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, न कि प्रधानमंत्री को। इसने 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम के बाद जारी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों को सुनना बंद कर दिया है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 और 3 परफेक्ट होगा। किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ML सिंघवी समिति, जो कि कब आया था? 1986 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो याद रखना है कि यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। 111 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ अध्यक्ष है और सूची 2 में है टीम या समिति। एस डी मिश्रा कौन थे? तो एस डी मिश्रा थे पंचायतों और सहकारिता पर कार्य समूह। ये हो जाएगा जी आर राजगोपाल थे न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल, तो न्याय पंचायतों पर अध्ययन टीम। श्री रामचंद्रन कौन थे? अध्यक्ष, तो ये जो अध्यक्ष थे पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर समिति के। और श्रीमती दया चौबे कौन थी? तो सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर समिति के ये अध्यक्ष थे। 2 1 4 3 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 किसमें? ऑप्शन में है। नीति आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है कि नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, परंतु अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते, गलत है। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। दूसरा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, जबकि पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है तथा इनका गठन विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान हेतु निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 3 सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी? VVI इसको कर लीजिए। तो भारत में पहली लोक अदालत कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो गुजरात में स्थापित की गई थी। कब किया गया था? याद रखना, 1982 में इसका स्थापना की गई थी दोस्तों। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद निम्नलिखित में से किसके समकक्ष होता है? तो यह समकक्ष होता है भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायिक प्रणाली में जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश की भूमिका की सही तुलना करता है? राइट आंसर हो जाएगा जिला न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करता है, जबकि सत्र न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। यह अंतर है दोनों के बीच में, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के बीच में। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किया गया था 2005 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जोड़ा गया था, न्यायाधिकरण का जो प्रावधान है यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत संविधान में क्या किया गया था? संविधान में एक भाग 4, संविधान में भाग 14 ए जोड़ा गया था। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था इसमें? तो आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक। 118 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के दौरान या उसके पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? पहला है कि संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को मुआवजा या हर्जाना देने की सिफारिश करना, बिल्कुल कर सकता है ये। दूसरा है कि दोषी लोक सेवक के खिलाफ सीधे अभियोजन कार्रवाई शुरू करना, यह भी कर सकता है। तीसरा कि संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित के लिए तत्काल अंतरिम राहत की सिफारिश करना, यह भी कर सकता है। आवश्यक निर्देशों, आदेश या रीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क करना, यह भी कर सकता है। ये 1 3 4 होगा, 1 3 4 राइट आंसर सी। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में न्यायिक मामलों पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? तो यह है केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। 120, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के कार्यों को पूरा करने का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। उच्च न्यायालय और स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1966 में। फिर हिमाचल की बात करें तो यह किया गया था 1971 में, और केरल का 1956 में। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें? ऑप्शन ए में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला है हमारा कि इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, गलत है। NHRC जो है सदस्यों की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। यह 3 सदस्यीय समिति नहीं है। कितना सदस्य समिति है? 6 सदस्यीय समिति है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पद पर बने रहते हैं, यह गलत है। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष, याद रखना 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं? अच्छा सवाल है। तो कौन कौन सा इसके अंतर्गत आता है ये देख लेते हैं। तो सड़कों और पुलों का निर्माण आता है, झुग्गी बस्तियों का सुधार और उन्नयन यह भी आता है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत सौदागरी का निर्माण यह भी आता है, बूचड़खानों और चमड़े के कारखानों का विनियमन यह भी आता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा 124 का उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब किसी मामले में कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया प्रमाण शामिल होता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है 5 न्यायाधीशों की। 126 नंबर सवाल है कि 1998 में गठित न्यायमूर्ति AM अहमदी समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है दोस्तों वह संबंधित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन प्रस्तावित करना है। इससे संबंधित है AM अहमदी समिति, जो कि कब गठित किया गया था? 1998 में। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट से ये बताना है आपको। पहला है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भारतीय संविधान में निर्धारित है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई निश्चित अधिकतम सीमा संख्या जो है निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसके बजाय अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। प्रत्येक उच्च न्यायालय सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की निगरानी कर सकता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ आयोग या निकाय और संबंधित मंत्रालय। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई क्या है दोस्तों? तो सीबीआई की अगर हम बात करें तो यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा इसका। केंद्रीय सामाजिक बोर्ड, तो केंद्रीय सामाजिक बोर्ड जो है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय विधि आयोग यह जो है विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है अल्पसंख्यक मामलों का यह मंत्रालय। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2134 ऑप्शन सी इसका परफेक्ट होगा। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई कथन जो है लोक अदालत के बारे में सही नहीं है। देख लेंगे बाकी डिटेल इसका। 130 नंबर सवाल की बात करें तो राज्य सूचना आयोग या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं हम लोग। पहला कि यदि राज्यपाल की राय में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है। बिल्कुल सही है। उन्हें बिना किसी पूर्व जांच के अपने आधिकारिक कर्तव्यों से इतर संवैतनिक नौकरी में संलग्न होने के कारण हटाया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है कि सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाने के लिए राज्यपाल को मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजना होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यायाधीश की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रिब्यूनल न्यायाधीश। किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधित किया गया ताकि केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित करने की अनुमति मिल सके? तो यह संशोधन किया गया था 2019 में। तो 2000 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आरटीआई अधिनियम में संशोधित करता है। किसमें संशोधन किया गया? तो 2005 में, 2005 के आरटीआई अधिनियम में। 133 नंबर हमारा जो सवाल है वो है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी
कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। तो इसकी स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के दौरान की गई थी, बिल्कुल गलत है। कैट की जो स्थापना 1985 में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से आते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसको जो है स्थापना की गई थी, सीबीसी का। और संथानम समिति की बात करें तो यह कब आया था, 1962 में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है हमारा क्या कि सीबीसी के सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव और कार्यकालय कर्मचारी शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग तकनीकी मामले से जुड़ी जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो की सहायता करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है कि विभागीय पूछताछ के आयुक्त लोक सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में मौखिक पूछताछ करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन पर विचार करते हैं हम लोग। पहला है हमारा कि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल दोनों की सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि कब आया था, 1988 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यह स्टेटमेंट गलत है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई की स्थापना 1963 में, याद रखेंगे 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत की गई थी। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्या स्टेटमेंट सही है, यह भी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं। मुख्य क्षेत्राधिकार आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका क्षेत्राधिकार है, तो मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, ये जो है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसका मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके निर्णय पर लागू नहीं होती है, तो याद रखना है किसके निर्णय पर लागू नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर यह लागू नहीं होता। भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा जा रहा है। तो स्थानीय निकायों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया। 30% नहीं है बल्कि कितना है, यह है 33%। 140 नंबर हमारा सवाल है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि एक उच्च न्यायालय का 2 या अधिक राज्य पर अधिकार क्षेत्र हो सकता है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं हम लोग 141 नंबर सवाल को। पहला है कि प्रारंभ में इसका गठन एक तदर्थ समिति के रूप में किया गया था, बिल्कुल सही है। केवल लोकसभा का सदस्य ही किसी अन्य सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकता है, केवल लग गया, गलत हो गया। अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायतें आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आचार समिति को भेजी जाती है, जरूरी नहीं कि केवल किसी सदस्य द्वारा ही दायर की गई हो। अध्यक्ष के पास मामलों को समिति को भेजने का अधिकार है और शिकायत तंत्र केवल सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज करने तक ही सीमित नहीं है। समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, तो यह स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसके तहत सीवीसी को मुखबिरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण के संकल्प के थ्रू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का प्रभाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है सीबीआई का प्रभाग, तो यह है साइबर सुरक्षा प्रभाग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो 2008 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन न्यायाधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को वैधानिक दर्जा दिया था, तो सहकारी समितियों को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल यानी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि कब आया था, 2011 में। इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और नीति निर्देशक में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 43B। और संविधान में एक नया भाग जुटा था 9B जुटा था।
अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक याद रखना है? 243 जेड एच से कहाँ तक? 243 जेड टी तक। जेड टी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए प्राथमिक मानदंड क्या है? तो इसका है कि इसका 1500 से 2000 वर्षों से अधिक का इतिहास दर्ज होना चाहिए, जिसमें प्राचीन ग्रंथों का मूल्यवान विरासत माना जाता है। स्थानीय सरकारी निकायों के संबंध में 1988 में स्थापित पीके थुंगन समिति की प्राथमिक भूमिका क्या थी? तो इनकी प्राथमिक भूमिका पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के लिए वैधानिक संवैधानिक मान्यता का प्रस्ताव करना। 149 नंबर हमारा सवाल है कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो उसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो उसका निर्णय करता है भारत के राष्ट्रपति। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उस समिति के सदस्यों में शामिल है जो प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक के पद से संबंधित नियुक्ति की सिफारिश करती है? ये बोला जा रहा है, तो याद रखना है, यह है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और पुलिस महानिदेशक। जो क्या करता है? प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक के पद से संबंधित नियुक्ति की सिफारिश करता है। तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, और कौन कौन सा इसमें शामिल है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप सुधार कर लेंगे दोस्तों। 150 नंबर ये नहीं है, पुलिस महानिदेशक नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, गृह मंत्रालय के सचिव इसमें शामिल हैं, और राजस्व विभाग के सचिव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्या कार्य करता है? प्रवर्तन महानिदेशालय के जो निदेशक हैं के पद से संबंधित नियुक्ति की यह सिफारिश करता है। तो ये समिति के सदस्य, इसमें समिति गठित होता है जिसमें इनके सदस्य शामिल होते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारा पार्ट 2 वीडियो KGS का। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एक वीडियो में नहीं मिला, दूसरे वीडियो में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, खोल कर देख लें। लेकिन फिर भी बार बार सवाल पूछा जाता है कि PDF कहाँ से डाउनलोड होगा, PDF से कहाँ से डाउनलोड होगा, जबकि मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, वीडियो के बीच में भी बताता हूँ कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो कल से हम लोग जो है दोस्तों फुल टेस्ट हम लोग करेंगे KGS का, और वो जो होगा हमारा टेस्ट नंबर 15 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।